बड़ी खबर धनबाद से है। धनबाद शहर का आबाद इलाका अब बर्बादी की गवाही दे रहा है। एक झटके में पैर के नीचे से जमीन ऐसे खिसक गई कि लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लोग भूधसान से अपने सपने के आशियाने को छोड़कर अब सुरक्षित जगह पर जाने में लगे हुए हैं। आंखों देखी खौफनाक मंजर से लोग अब भी डर के साए में रहने को मजबूर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। धनबाद में बारिश की पहली बूंद के साथ ही बर्बादी ने ऐसी दस्तक दी कि लोग जान बचाने के लिए जगह ढूंढने लगे। एक तेज आवाज आई और सब तरफ तबाही के मंजर नजर आने लगे। लोग सिर्फ जिंदगी भर की पूंजी नहीं गंवा रहे थे, बल्कि अपने सपने के आशियाने को भी हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह रहे थे। दरअसल दोपहर का समय था और जगह धनबाद के आकाश किनारे फुटबॉल ग्राउंड का इलाका। सब अपने अपने कामकाज और घर में आराम कर रहे थे। तभी तेज आवाज सुनाई दी और पैर के नीचे से जमीन दरकने लगी। लोगों के लिए नया कुछ नहीं था। लोगों ने चंद सेकंड में महसूस कर लिया था कि ये डरावना मंजर कुछ और नहीं बल्कि भूधसान है। अवैध कोयला खनन और माफियाओं की मिली भगत ने रहवासियों को आशियाने छोड़ने पर मजबूर कर दिया। घर हो या पहाड़, नदी हो या दरिया, तालाब हो या कुआं, सब जमीन खिसकने से बर्बादी की आह झेल रहे थे। जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई से तैयार घर एक झटके में जमींदोज हो रहा था। घर में बड़ी बड़ी दरारें आ गई, जमीन में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह पर जाने लगे, लेकिन सालों की मेहनत और कमाई का दर्द पीछे छूट रहा था। घर है। क्या हुआ था? हम लोग रोड पर खड़ा रहे। 8 बजे हम लोग सो के सब है। मेरा बच्चा उठा है, देखा कि एकदम डर मना रहा है, सब चीज गिर रहा है। जल्दी जल्दी बोला बाहर हो जाओ। हम लोग चप्पल भी लेके नहीं निकले, घर में रह गया। आंखों के सामने अपना आशियाना ढहता देख लोग गुस्से और गम में थे। आंखों में आंसू लेकर प्रशासन को कोस रहे थे। बीसीसीएल और स्थानीय प्रशासन पर लोग अपनी भड़ास निकाल रहे थे। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। आज घर गिरा है, कल लोग भी डरेंगे और धसेंगे। करकेंद, किंदुआ, सोनाडी जैसा उससे भी बड़ा दिन आज छाताबाद जो आबाद जगह है, हमारे माँ बाप ने, हमारे लोगों ने यहाँ पे अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। आज ये गांव का अस्तित्व बचाने के लिए हम लोग को रोड पर लड़ना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि भूधसान के लिए बीसीसीएल, जिला प्रशासन, पुलिस सभी जिम्मेदार हैं। छाताबाद का अस्तित्व खतरे में आ गया है। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। लोग समय रहते सुरक्षित जगह पर चले गए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि धनबाद में जमीन धंसने का मामला कोई नया नहीं है। इससे पहले भी कई इलाकों में जमीन दरकने की बात सामने आ चुकी है, लेकिन प्रशासन ने समय रहते कोई कठोर कदम नहीं उठाया, जिससे एक बार फिर लोगों को अपने सपने के आशियाने को आंखों के सामने मिट्टी में मिलते देखना पड़ा। धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने आज रिम्स के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक के बाद आशा लकड़ा ने कहा कि रिम्स को इंडिपेंडेंट होकर काम करना पड़ेगा। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और सरकार के हस्तक्षेप की वजह से इसके कई काम ढीले पड़े हुए हैं। इस दौरान आशा लकड़ा ने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए हैं। टीम पहली बार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के साथ में बैठक हुए हैं और सारगर्भित रहा और कई मामलों पर चर्चा हुई है। सबसे पहली बात है कि अगर हम रिम्स की बात करते हैं तो राज्य सरकार ने और यहाँ का जो नियमावली है उसको ध्यान में रखेंगे तो रिम्स एक ऑटोनोमस बॉडी है और ऑटोनोमस बॉडी इसलिए बनाया जाता है कि रिम्स को फास्ट काम करने की आवश्यकता है। जितना जल्द हो सके हर काम को जल्दी से निपटारा करने की आवश्यकता है।
अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने बीते दिनों रिम्स 2 के निर्माण पर रोक लगाने की भी बात कही थी। आशा लकड़ा ने एक बार फिर से कहा कि रिम्स को और भी सुदृढ़ करने की जरूरत है, तभी सरकार को रिम्स 2 के बारे में सोचना चाहिए। रूप से कहा कि रिम्स ऑलरेडी झारखंड रांची में है, इनको और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। अगर कुछ भी डिपार्टमेंट बढ़ाना है तो जमीन भी बहुत है इनके लिए। अगर रिम्स 2 की बात करेंगे तो रांची में ही क्यों स्थापित करना। मैं तो कहती हूँ गुमला सिमडेगा जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में, नहीं तो पलामू प्रमंडल जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में, नहीं तो सिमडेगा पश्चिमी सिंहभूम जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, जहाँ आज भी हॉस्पिटल का अभाव है, सबको रांची आना पड़ता है 400, 250, 150 किलोमीटर दूर से, तो वहां कहीं स्थापित कर दिया जाए। जैसे देवघर में एम्स स्थापित हुए उस टाइप का, तो करना चाहिए। वहीं अब रिम्स को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। आयोग के इस फैसले पर सत्ताधारी दल जेएमएम ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आयोग अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला दे रहा है। वहीं बीजेपी ने आयोग के फैसले को अधिकार सम्मत फैसला बताया है। मर्यादा को धूमिल न करें। इसमें मुआवजा की बात होगी, मुआवजा देने लायक अगर विषय होगा, दिया जा सकता होगा, विधि सम्मत होगा, तो राज्य सरकार फैसला लेगी। राज्य सरकार अगर कहीं कोई त्रुटि रह जाएगी तो फिर ऊपर अदालत है। तो भाई रिम्स 2 का हम भी समर्थन करते हैं, विकास होना चाहिए, रिम्स 2 बने, सरकार ने पैसा आवंटित किया, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अगर रिम्स 2 की आड़ में आप खेती योग्य भूमि को लूटने की कोशिश करें तो उसका कड़ा विरोध हम करते हैं। रिम्स 2 बनाइए, बेशक बनाइए, पर दूसरी जगह बनाइए। जहाँ तक अनुसूचित जनजाति आयोग की बात है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है साहब। अब यहाँ बैठकर कोई रूम में प्रवक्ता डिफाइन करने लगे कि उसकी शक्तियाँ क्या है, तो ये हास्यास्पद हो जाती है। रिम्स 2 के निर्माण को लेकर केंद्रीय जनजाति आयोग के फैसले पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने कहा कि रिम्स 2 राज्य के लिए बेहद जरूरी है और इसका निर्माण रुकना नहीं चाहिए। सभी जानते हैं कि रिम्स 2 की राज्य के लिए कितनी आवश्यक है। एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जिसका क्षेत्रफल 222 एकड़ है और उसकी लागत 4100 करोड़ रुपया की को कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। आयोग ने कुछ बातों को संज्ञान में लिया है। एसटी आयोग द्वारा रिम्स को रोका जाना या उसके उन्होंने रोका है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि वहां के कृषकों को, किसानों को और ग्रामीणों को की हितों की रक्षा होनी चाहिए। और देखिए, रांची से बड़ी खबर है। झारखंड बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। बैठक में एसआईआर, पार्टी के आगामी कार्यक्रम पर चर्चा की गई। बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश, रविंद्र राय, मधु कोड़ा और दिनेशानंद गोस्वामी इस बैठक में शामिल हुए हैं। देखिए, बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ये बड़ी बैठक की गई है और बैठक में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक में एसआईआर को लेकर और पार्टी की आगामी कार्यक्रम को लेकर के चर्चा की गई। और इस बैठक में आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश, रविंद्र राय, मधु कोड़ा और दिनेशानंद गोस्वामी जैसे बड़े नेता बीजेपी के शामिल हुए हैं। और देखिए, सांसद ढुलू महतो ने एक बार फिर निरसा विधायक अरूप चैटर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सांसद ने विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि निरसा विधायक को भगोड़ा प्रिंस खान का सबसे बड़ा संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि अरूप चैटर्जी को 2 हत्याओं का आरोपी हैं वो, और सुशांतो सेन गुप्ता की हत्या और राजीव मिश्रा को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के भी आरोपी हैं। धनबाद के सांसद ने प्रेस वार्ता में कहा कि अरूप चैटर्जी ने निर्माण करने वाली कंपनी से 6 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है और रंगदारी नहीं मिलने पर काम बंद करवा दिया। जो सिर्फ और सिर्फ कि प्रिंस का संरक्षण कौन है, प्रिंस खान का संरक्षण तो पता चल गया कि अरूप चैटर्जी जी हैं, क्या कि उनके भाकपा नेता ही उनका मेन शूटर निकला। तो उनको तो बताना चाहिए मोइज खान कौन है, अरूप चैटर्जी के साथ में उनका क्या संबंध है, रिजवान सिद्दीकी कौन है। कि प्रिंस खान का संरक्षक देता है ढुल्लू महतो, तो फलना करता है, उसका करता है। अब उसको जवाब देना चाहिए कि ये कौन है और उससे रिश्ता क्या है। उसका मोबाइल से पुलिस अगर पुलिस जांच करे तो हमें लगता है कि मेन संरक्षक और सारा जितना कांड किया है प्रिंस खान, सारा कांड का मेन अभियुक्त
अरूप चटर्जी जी निकलेंगे अपने आप को। और देखिए रांची से बड़ी खबर है, पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव से ईडी ने पूछताछ की है। शराब घोटाला मामले में ईडी ने 7 घंटे तक पूछताछ की है। रामेश्वर उरांव ईडी के दूसरे समन पर दफ्तर पहुंचे थे। सोमवार को उनके बेटे रोहित उरांव से भी ईडी ने पूछताछ की थी। रोहित उरांव से करीब 9 घंटे तक ईडी की पूछताछ चली थी। 23 अगस्त 2023 को पूर्व मंत्री और उनके बेटे के घर रेड भी की गई थी। बता दें कि ईडी ने पिछले साल एसीबी में दर्ज केस को टेक ओवर किया था और अब इस मामले को लेकर जांच तेज हो गई है और अब ईडी ने रामेश्वर उरांव से भी पूछताछ की और इस मामले में आगे की कार्रवाई ईडी लगातार कर रही है। शराब घोटाले का यह मामला है जहां ईडी लगातार मंत्री से पूछताछ कर रही है और मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। और हमारे संवाददाता ओम प्रकाश इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या सवाल दागे गए ईडी की तरफ से, क्या इसकी कोई जानकारी है? जी बिल्कुल, बता दें कि रोहित उरांव जो कि रामेश्वर उरांव के बेटे थे, उनसे सोमवार को पूछताछ हुई और आज मंगलवार को पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की। खासतौर से बता दें कि वर्ष 2023 में जिस तरह से ईडी की छापेमारी शराब घोटाले, झारखंड शराब घोटाले मामले में हुई थी, रोहित उरांव के पास से कुछ कैश और कुछ दस्तावेज मिले थे, जिसके आधार पर ही ईडी ने इस पूरे केस में रोहित उरांव से पूछताछ की थी और उसी सिलसिले में आज रामेश्वर उरांव से पूछताछ की। खासतौर से जो शराब के ट्रांजैक्शन थे वो किस तरह से जो कंपनियों को आवंटित किया गया, जो फर्जी बैंक गारंटी भी कंपनियों के द्वारा दी गई थी उसे भी एक्सेप्ट किया गया, इन तमाम चीजों को लेकर रोहित उरांव से पूछताछ हुई थी और कुछ उसी तरह के सवाल जो है वो रामेश्वर उरांव से भी पूछे गए। हालांकि कई सवालों का जवाब उनके द्वारा दिया गया है और कुछ जवाब जो है वो गोलमोल तरीके से दिए गए हैं। पूरे मामले में अगर बात की जाए तो पूछताछ का सिलसिला करीब 7 घंटे तक चलता रहा और उस पूछताछ के बाद रामेश्वर उरांव अब अपने घर की ओर रवाना हुए। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में जो पूछताछ हुई है इसके बाद जो ईडी के अधिकारी हैं वो नए सिरे से जांच में जुटे हुए हैं, तो आने वाले दिनों में बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, शराब घोटाला मामले में रामेश्वर उरांव से ईडी ने पूछताछ की है और अब पूछताछ के बाद रामेश्वर उरांव अपने घर की तरफ लौट गए हैं। में आज सहकारिता सप्ताह समापन समारोह का आयोजन किया गया। 29 जून से 6 जुलाई तक चले इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कार से समृद्धि हमारा संकल्प हमारा कर्तव्य थीम के साथ किया गया। समापन अवसर पर कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना का शुभारंभ किया। यहाँ हजारीबाग में जो सहकारिता सप्ताह का समापन समारोह हम लोगों ने किया, ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा। जितना हम लोगों को अपेक्षा था उससे अधिक किसानों की भागीदारी दिखी और बहुत ही ध्यानपूर्वक सभी चीज़ों को लोगों ने सीखा है, समझा है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे इस क्षेत्र के 3 विधायकगण भी उपस्थित रहे।